कौन हूं मैं? क्या है मेरी पहचान? कोई एक जनजाति, जंगली क्षेत्रवासी? क्या मैं आदिवासी हूं या वनवासी? क्या मैं अज्ञानी हूं, पिछड़ा हुआ हूं? मैं मनुष्य समाज का उपेक्षित अंग हूं या मैं एक भारतवासी हूं? भाइयों और बहनों, संपन्न भारतवर्ष के प्रिय सज्जनों, आइए मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा पर, जहां मैं आपको दिखाऊंगी एक वास्तव, ऐसा चित्र जो एक वास्तविक सत्य है। भारतवर्ष के विभिन्न जनजातियों का जीवन चक्र अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, लद्दाख क्षेत्र से दक्षिण में केरल तथा निकोबार तक अन्य समाज से पृथक, सदियों से उपेक्षित तथा अविकसित रह गया है। असल में भारत की जनसंख्या का 8% हिस्सा इन विभिन्न जनजातियों से बना है। लगभग 698 जनजातियां तथा उपजातियां ज्ञात हैं। सामान्यतया आदिवासी या वनवासी नाम से परिचित ये लोग हमारी मातृभूमि के जंगलों और पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में वास करते हैं। इन वनवासियों का जीवन एक अखंडित समस्या है। उनका मूल स्थान तथा परिस्थिति सामाजिक, आर्थिक और वंशीय समस्याओं से आक्रामित है। परिणामतः उनका जीवन एक तरह से व्यथा, दरिद्रता, पिछड़ापन, अज्ञान तथा निष्क्रियता से भरा हुआ है। दुर्भाग्यवश आधुनिकता और स्वतंत्रता के मीठे फलों से ये लोग आज भी वंचित हैं। दरिद्रता तथा उपेक्षा के कारण इन लोगों का शोषण करने वाले तथा आतंकवादी गतिविधियों के फलस्वरूप उनके मूल सामाजिक बंधन को ठेस पहुंची है और राष्ट्र की प्रमुख सांस्कृतिक धारा से वे बिछड़ गए हैं। भारतवर्ष में आज ऐसी 3 शक्तियां कार्यरत हैं: धार्मिक, राजनैतिक और व्यावसायिक क्षेत्र की। आज तक इन वनवासियों को अयोग्य होते हुए भी असंस्कृत, अमानवीय तथा अनिवासी ऐसा संबोधित किया गया है। मानहानि करने वाले ये शब्द अयोग्य है, जहां ये लोग अपने अलग ढंग से संस्कारित, ईमानदार तथा सीधे साधे हैं। आदिवासी तथा जनजाति ये शब्द बहुधा अंग्रेजों के काल में प्रचलित हुए। अंग्रेजों ने अपना सार्वभौमत्व तथा सत्ता कारोबार टिकाने के लिए आर्यों के बारे में गलत इतिहास प्रचलित किया। इस विचारधारा के अनुसार सामर्थ्यशाली आर्यों ने बाहर से आकर भारत के मूल निवासियों को अपना गुलाम बनाया। खुद को आर्यों के समान बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत पर सदैव विदेशियों ने राज किया है। इस प्रकार से अंग्रेजों ने विभाजन के बीज बोते हुए अविश्वास, द्वेष तथा विभाजन को बढ़ावा दिया। यहाँ के हिंदू गुटों को ये मानने पर मजबूर किया गया कि भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आर्य यानी विदेशियों का है और यहाँ के मूल निवासी यानी आदिवासियों ने स्वतंत्र राज्य की मांग करनी चाहिए। चर्च समर्थकों ने आदिवासियों में विभाजन की गतिविधियों को बढ़ावा दिया, विशेषतः नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा। तब समय आ गया था वनवासी बंधुओं को आने वाले संकट के बारे में जागृत करने का, जिससे वे एक तरफ से साहस बटोरकर समस्याओं का सामना करें और दूसरी तरफ अपनी ताकत को पहचानकर सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास करें। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वनवासी तथा आदिवासी हिंदू संस्कृति का अनुकरण करते हैं। जैसे वैदिक नियमों के अनुसार प्राकृतिक तत्वों की पूजा, बड़ों का सम्मान, सामाजिक जीवन, देवताओं का भय, पुनर्जन्म में विश्वास तथा सादा जीवन। इसी आवश्यकता की संवेदना के फलस्वरूप पूज्य ठक्कर बापा जी को, जो महात्मा जी के करीबी सहयोगी थे, वनवासियों के हित में कार्य करने की प्रेरणा मिली। इसी प्रेरणा से उन्होंने एक सक्षम नौजवान वकील
श्री रमाकांत जी देशपांडे को नागपुर से जशपुर नगर नामक एक छोटे गांव में, जो पूर्व मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में है, आमंत्रित किया। इसी स्थान पर 26 दिसंबर 1952 में कल्याण आश्रम का बीज बोया गया, जो आज अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से जाना जाता है। इस कार्य हेतु श्री रमाकांत देशपांडे जी को उसी काल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक पूज्य गोलवलकर गुरुजी का मार्गदर्शन तथा सहायता प्राप्त हुई। सौभाग्य की बात यह है कि असाधारण देशभक्त तथा दरियादिल राजकुमार श्री विजय भूषण सिंह देव जी ने, जो जशपुर के राजा थे, इस कार्य को सहृदय प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक युवा प्रचारक श्री मोरू भैया केतकर जी ने अपनी पूरी क्षमता से आश्रम के निर्माण में प्रयत्न किए और बाद में अपना पूरा जीवन इसी महान कार्य के लिए समर्पित किया। इस प्रकार पवित्र हेतु तथा असाधारण व्यक्तियों के महत् प्रयासों से कल्याण आश्रम का कार्य शुरू हुआ। कल्याण आश्रम का आरंभ एक सीमित कार्य था। ये एक छात्रावास था, 6 लड़कों का। धीरे धीरे लेकिन पक्के इरादों के साथ आश्रम का कार्य पाठशालाएं, अस्पताल तथा श्रद्धा जागरण केंद्रों तक विस्तृत हुआ। 14 अप्रैल 1956 को मध्य प्रदेश सरकार ने जस्टिस भवानी शंकर नियोगी कमीशन द्वारा राष्ट्र विरोधी कार्य करने वाली चर्च मिशनरियों की गतिविधियों की जांच समिति की स्थापना की। बाला साहेब देशपांडे जी ने इस कमीशन को तथ्य, सबूत, गवाही और पूरी जानकारी दे दी। आज भी नियोगी कमीशन प्रमाणित दस्तावेज माना जाता है। अनेक श्रद्धावान सन्यासियों ने कल्याण आश्रम को अपने आशीर्वाद प्रदान किए हैं। दूर दराज के वनवासी क्षेत्रों में जाकर इन सन्यासियों ने वहां आध्यात्म तथा दिव्यत्व का प्रसार करके वनवासियों में जागृति लाई है। भारत की जो मेन जड़ है वो धर्म में है और धर्म उसका विकास होता है, और जो भारत के पूजा पद्धति सर्वत्र है वो उसका यहाँ भी इसका लोगों के सामने न करते हुए उनकी जो पूजा पद्धति है उसको बढ़ावा देने से नेचुरली जो पूरा भारत का एक सनातन विचार है, वो सनातन विचार हर एक के मन में जागृत होगा। और जागरण यीशु की धर्म जागरण बोलते हैं, और धर्म जागरण होने के बाद उनके प्रति श्रद्धा आएगी, उनके भीतर एक समर्पण आएगा, और समर्पण भीतर से जो कार्य होता है वो प्रभावी होता है, सब किस्म के विकास होंगे, ऐसा हमारा शास्त्र बोलता है। इन सन्यासियों के कार्य के फलस्वरूप वनवासियों के मन में एकात्मता भाव जागृत हुआ तथा अलगाव दूर होने में मदद मिली। इससे उनका स्वाभिमान जागृत हुआ। साथ ही रमाकांत देशपांडे जी ने विदेशी मिशनरियों के अत्याचारों के विरोध में अनेक मुकदमे लड़े, जिससे अन्याय के विरुद्ध लड़ने की वनवासियों की ताकत और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला। धीरे धीरे और स्थिरता से बाला साहेब देशपांडे, मोरू भैया तथा अन्य कार्यकर्ताओं के त्याग, परिश्रम तथा दृढ़ निश्चय से वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य साकार होने लगा। शुरुआत में नजदीकी तथा बाद में भारत में सुदूर क्षेत्र तक उसका विस्तार बढ़ता गया। गंगोत्री कल्याण आश्रम का निरंतर बढ़ता हुआ क्षेत्र, जो जशपुर नगर में स्थित है, सभी यात्रियों का तथा कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्थान है। ये एक प्रसन्न तथा शांत स्थान है। आश्रम के मुख्य कार्यालय के अलावा यहाँ पाठशाला, कन्या पाठशाला, एक छात्रावास, बढ़ई कार्यशाला तथा कर्मचारी निवास भी है। कुछ ही दिन पहले संस्थापक अध्यक्ष वन योगी स्वर्गीय बाला साहेब देशपांडे जी के स्मारक का अनावरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक केसी सुदर्शन जी के हाथों हुआ। यहाँ से नजदीक कल्याण आश्रम द्वारा संचालित एक अस्पताल है।
आश्रम के सामान्य तथा साधारण स्वरूप के दिखाई देने वाले उपक्रम जो उन ख्रिश्चन उपक्रमों से बिल्कुल अलग हैं, जिनके अस्पताल, चर्च, छात्रावास, पाठशालाएं अपरिमित विदेशी मुद्रा खर्च कर प्रभावशाली बनाए गए हैं। ये वास्तुएं मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। कल्याण आश्रम ऐसे अनावश्यक खर्चे में ना ही विश्वास करता है, ना ही कर सकता है। हमारे कार्यकर्ता अन्य वनवासियों की तरह घास फूस के छप्पर की कुटियों में रहकर काम करते हैं। वनवासियों के समान ही रहकर उनकी जीवन पद्धति का अनुभव करने में कल्याण आश्रम विश्वास रखता है। जनजाति समाज को राष्ट्रीय स्तर प्रदान करने के लिए पहला अखिल भारतीय सम्मेलन, जिसमें 700 से अधिक वनवासी पूरे भारत से आए थे, दिल्ली में संपन्न हुआ। इससे अब तक सिर्फ मध्य प्रदेश, बिहार तथा ओडिशा तक सीमित कल्याण आश्रम पूरे भारत में फैलने लगा। ऐसे अनेक हिंदू संगठनाएं हैं जो नागालैंड में आने का प्रयास करती हैं, मगर सफल नहीं होती हैं। सिर्फ कल्याण आश्रम एक ऐसी संगठना है जिसने हमारी संगठना हराका एसोसिएशन से संपर्क किया और उसे चर्च का विरोध भी नहीं है, इसलिए अन्य किसी का भी उसे विरोध नहीं है और उन्होंने तनिंग में पाठशाला शुरू की है। महिलाएं वनवासियों का आधार स्तंभ है। वनवासी महिलाएं घर गृहस्थी चलाते हुए परिवार में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ये ध्यान में रखते हुए कल्याण आश्रम ने वनवासी महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया, जो भिलाई, मध्य प्रदेश में 1985 में हुआ। यहाँ की सहभागी महिलाओं को अपनी उपस्थिति से नागालैंड की धार्मिक तथा स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन लियू ने उपकृत किया। हम लोग गांव में जब जाते हैं, इतना पीड़ित ऐसा रहते थे। हम लोग जब दवा के बारे में, डॉक्टर के बारे में हम बोलने से लोग हमको इतने छिड़ते थे। हमारे देवी देवता मना करते, हम दवा नहीं खाएंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इस प्रकार से कैसा परिस्थिति थी। और वही बहनें गांव में जाकर कभी काम कर रहे हैं, जहां तक कि पुरुष नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी गांव में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर साइकिलिंग करके दो बहनें वो करके जाते हैं। 1986-87 में एक विजयादशमी से दूसरी तक वनवासी गले लगाओ का नारा गूंज उठा। इसी दौरान सारे देश के वनवासी क्षेत्र तक पहुंचने के साथ ही अन्य जनता को वनवासियों की स्थिति का ज्ञान करवाने के लिए विशेष प्रयत्न हुए। वनवासी युवकों को क्रीड़ा क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए, जो उनके शारीरिक तथा प्राकृतिक रूप से अनुकूल है, कल्याण आश्रम ने हर 4 साल बाद क्रीड़ा सम्मेलन का आयोजन किया। इस दिशा में पहला कदम था 3 दिन का कांदिवली, मुंबई में 1988 का क्रीड़ा सम्मेलन। इसमें 22 राज्यों से वनवासी सहभागी हुए। बाद में 1992 में इंदौर, 1996 में उदयपुर तथा 2000 में रांची में क्रीड़ा सम्मेलन संपन्न हुए। अनेक वनवासी खिलाड़ी भारत सरकार के खेल प्रावधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण के लिए चुने गए हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में इनमें से ही कोई चमक उठे और देश की शान बने। कल्याण आश्रम का विश्वास है कि खेल कूद से केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन भी सुसंगठित होते हैं। कल्याण आश्रम ने सूर्य निकेतन नाम से एक अनोखा प्रशिक्षण केंद्र दादरा नगर हवेली में कार्यकर्ता तथा वनवासियों के लिए स्थापन किया। इसकी नींव भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी झैल सिंह द्वारा दिसंबर 1986 में रखी गई। कल्याण आश्रम ने श्रद्धा जागरण और वनवासियों के प्रति राष्ट्रीय जागरण तथा आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान देने के कारण अनेक वनवासी तथा अन्य संगठनों के नेता प्रभावित हुए तथा उन्होंने सहकार्य भी किया। ये नेता कल्याण आश्रम के बढ़ते परिवार के सदस्य बनकर कल्याण आश्रम की भावना तथा प्रेरणा के हिस्सेदार बने हैं।
21 अप्रैल 1995 को बाला साहेब देशपांडे जी के दुखद निधन के बाद राष्ट्रीय स्तर की एक योजना बनाई गई, जो 1996 से 1998 तक उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाना, कल्याण आश्रम का विस्तार 50,000 वनवासी गांवों तक पहुंचाना, सारी जनजातियां और जनजाति क्षेत्र अपने प्रभाव में लाना तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संसाधन विकास इन विषयों पर केंद्रित थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सर संघचालक श्री रज्जू भैया जी ने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से मिलकर कल्याण आश्रम के कार्य विस्तार की जानकारी दी। आज कल्याण आश्रम का कार्य विदेशों में भी फैला हुआ है। न्यास की स्थापना कल्याण आश्रम के ज्येष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय एकनाथ गोरे जी द्वारा 1970 में हुई। आज आश्रम का कार्य अमेरिका, कनाडा, केनिया तथा अन्य देशों में विशेषतया अनिवासी भारतीयों के बीच ज्ञात और विस्तृत है। लगभग 50 साल के अंदर आज विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पाठशाला, छात्रावास, अस्पताल, हस्तकला केंद्र, श्रद्धा जागरण केंद्र, बालवाड़ी, ग्रामीण बच्चों के लिए संस्कार केंद्र, महिला मंडल आदि मजबूती से बढ़ रहे हैं। कल्याण आश्रम ये कठिन प्रयत्न कर रहा है कि वनवासियों के जीवन में आत्मसम्मान तथा जागृति का उदय हो। सुदूर वनवासी क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं का नियंत्रण, संचालन तथा व्यवस्थापन गांव के स्तर पर कार्यरत आश्रम के मंडलों द्वारा होता है। ये कार्यकर्ता ज्यादातर युवा, उच्च शिक्षित तथा हिंदू संस्कृति के गाढ़े अभ्यासक होते हैं, जो अपना पूरा जीवन या कुछ हिस्सा सेवा कार्य में अर्पण करते हैं। आज ऐसे 1204 पूर्णकाल प्रचारक हैं, जिनमें 250 महिलाएं तथा 500 वनवासी शामिल हैं। कार्यालयीन कार्यकर्ता, सहानुभूति पूर्वक मदद करने वाले तथा अन्य कार्यकर्ता आश्रम की विभिन्न परियोजनाओं में यथाशक्ति सहायता करते हैं। आर्थिक भी एक जनजाति समाज की समस्या है, अभाव है। हम युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देना चाहते हैं। वे बंधु बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर लगन से सीखने की प्रवृत्ति है और वो चाहते हैं कि हम सीखें। युवा पीढ़ी के लोग अनेक ऐसे विदेशी गतिविधि, यूँ कहा जाए तो उग्रवाद के समक्ष वो बिल्कुल नज़दीक आते हैं और बंदूक उठाते हैं। हम तो आत्मीयता, प्रेम और स्नेह के माध्यम से हम प्रशिक्षण दे करके हम उनको राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। कल्याण आश्रम ये वनवासियों द्वारा वनवासियों के लिए चलाई जाने वाली संस्था है। चलिए आपको हमारे उद्दिष्ट प्राप्ति के कुछ उदाहरण दिखाएं। शिक्षा को जन समुदाय तक प्रभावी रूप में पहुंचाने के लिए सुदूर क्षेत्रों में एकल विद्यालयों जैसी संकल्पना, छात्रावास और संस्कार केंद्रों की शुरुआत हुई, जिसमें संस्कार तथा जीवन मूल्य रोपण ये केंद्र स्थान था।
हम इस विचार में पूरा विश्वास रखते हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन होता है। ये ध्यान में रखते हुए वनवासियों के लिए अनेक अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। परिचारिका प्रशिक्षण उपक्रम अंतर्गत वनवासी लड़कियों को प्रशिक्षित कर अंदरूनी गांवों तक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध की जाती है। वनवासियों के वनौषधि क्षेत्र में पारंपरिक तथा विशाल ज्ञान भंडार को संरक्षित करने का प्रयत्न है। इसका फायदा पूरी मानव जाति को होगा, ऐसा विश्वास है। कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता द्वारा राजस्थान में टीबी के मरीजों को स्वास्थ्य लाभ में 92% सफलता, ये एक विश्व विक्रम है। ग्राम विकास तथा उन्नति क्षेत्र में नैसर्गिक साधन संपत्ति का स्वयंसेवी उपयोग करने से सामाजिक जागृति दिखाई दे रही है, जो कि खेती, बागबान, कुटीर उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, वन संपत्ति, मृत संधारण तथा पशुपालन के क्षेत्र में है। जल, जंगल तथा जमीन के बारे में वनवासियों के मन में जागृति तथा अपने कानूनी अधिकारों की प्राथमिक पहचान की दिशा में हमारे महत्वपूर्ण कदम है। अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से श्रद्धा तथा स्वाभिमान के जरिए वनवासी बंधु कुछ भी कर सकते हैं। उनको भारतवर्ष की जनजाति ये स्वाभिमान का भाव हमें कब मिलेगा? बोले बजरंग बली। जय श्री राम। छोरीष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातुं देवोर्वस्ता प्रयुक्ता लाभस्तेषां हितस्तेषां पराजयः। Hundreds of years even before that. Our heritage is something. हमारी परंपरा हजारों साल पुरानी है, जिसकी जड़ें महाभारत में मिलती हैं। हमें गर्व है कि हम हिडिंबा और शिव के अनुवंशी हैं। Descendants of Hidimba and Lord Shiva. Individually people
they were believing in heart, व्यक्तिगत रूप their में own mind. वे अपने दिल में, मन में विश्वास रखते थे, मगर हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि एक सार्वजनिक धार्मिक मंच प्रस्थापित हो, जैसे कि डोनीपोलो नीदरनमलो, डोनीपोलो गांगिन। Like this, the Donipolo Nidernamlo, Donipolo Gangin. अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में तो ये चीजें अब बढ़ रही हैं, बहुत जल्दी। लोग अपने अधिकतम क्षमताओं का उपयोग डोनीपोलोइज्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। Rendering their utmost services to preserve Donipoloism in Arunachal Pradesh. वनवासियों का सर्वांगीण विकास ये हमारा लक्ष्य है। वनवासियों की असीम क्षमता का अगर योग्य दिशा में उपयोग हुआ तो ये देश की एक महान उपलब्धि है। (1794) के बाद अंग्रेज सरकार ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें वनवासी बंधुओं को भारतीय प्रमुख समाज से अलग करने का हेतु था। 19वीं सदी में पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत से सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरियों का प्रवेश सुलभ हुआ। परिणामतः इन राज्यों की क्रिश्चियन जनसंख्या 50% से भी अधिक हो गई। स्वतंत्रता के बाद भी क्रिश्चियन धर्मांतरण कई गुना बढ़ गया। 1941 तक भारत की जनगणना के अंतर्गत वनवासियों को हिंदू दर्शाया गया था, मगर बाद में गणना अधिकारियों के मनमानी पर उनको या तो वर्गीकरण से बाहर रखा गया या क्रिश्चियन कहा गया। यही कारण है कि पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिश्चियनों की संख्या इतनी बढ़ गई है। 2001 के भारत यात्रा के दौरान पोप जॉन पॉल ने अधिकृत रूप में कहा कि पहला सहस्त्रक यूरोप में क्रिश्चियन धर्म प्रसार का था, दूसरा अफ्रीका के लिए है तो तीसरा सहस्त्रक एशिया के लिए है। इस प्रकार की क्रिश्चियन समुदाय द्वारा आर्थिक तथा मार्गदर्शक मदद के कारण इन क्षेत्रों में सनसनी तथा आतंकवादी गतिविधियां उत्पन्न हो रही हैं। इसमें मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, निकोबार ही नहीं बल्कि बोडोलैंड, गोंडवानालैंड, भिलिस्थान भी शामिल है। आज भी मिजोरम में 70,000 रियांग तथा चकमा जनजाति के लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे क्रिश्चियन नहीं थे, अल्पसंख्यक थे। अगर ये उथल पुथल ऐसे ही शुरू रहे तो अपने भारत देश का नक्शा टूट जाएगा, बट जाएगा। ध्यान में रखें, श्रद्धा का नाश संस्कृति का नाश है, और संस्कृति का नाश यानी पहचान का नाश। 1993 में कल्याण आश्रम के अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए आवेदन से और सरकारी गुप्तचर संस्था द्वारा भारत सरकार को इन गतिविधियों की जानकारी है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम सरकार को इन गैर कानूनी, देश विघटक, विदेश द्वारा प्रेरित कारनामों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह मदद देने को तैयार है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम पूजनीय महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, विनोबा भावे द्वारा अपनाए गए मार्गों का अनुकरण कर वनवासी और नगर वासियों को जागृत करें। घर घर संपर्क करके, गांव-गांव संपर्क करके उनके मन में स्वाभिमान का भाव जागृत करें, और भाव जागरण करने के बाद देश के साथ में एकात्म भाव का जागरण ये साथ साथ में चलता है। केवल वनवासी बंधुओं में भाव जागरण या स्वाभिमान को जागृत करना वो एकांगी पक्ष होगा। देश का जो शेष समाज, हिंदू समाज है, उनके मन में भी वनवासी बंधुओं के प्रति और बंधुत्व भाव का जागरण हो, इसलिए पूरे हिंदू समाज में जागृत होने की आवश्यकता है। एक तरफ वनवासी क्षेत्र हमारे कार्य का प्रमुख केंद्र है, तो दूसरी ओर नगरवासी हिंदुओं की भी ये जिम्मेदारी है कि वे इस यज्ञ में शामिल हो। ये यज्ञ है नया भारत बनाने का। इस पवित्र कार्य के हर क्षेत्र में मनुष्य बल, धनराशि, सामग्री द्वारा आप मैत्री का हाथ बढ़ा सकते हैं। इस
पवित्र कार्य में वन यात्रा, वन जीवन, सामाजिक एकात्मता, पत्रिकाएं, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, मार्गदर्शन इत्यादि अनेक विभिन्न स्तरों की मदद शामिल है। तू मैं एक रक्त की जो भावना कल्याण आश्रम पुष्ट करना चाहता है, वह हमारे वन जीवन के माध्यम से पूरी हो जाती है। जब हम बनवासी की कुटिया में उनके साथ बैठकर भोजन करते हैं और उनका स्नेह, उनकी आत्मीयता, उनका प्यार उस भोजन में मिल जाता है, बनवासी भूखा रहकर भी हमारे बच्चों को भरपेट भोजन कराता है, तो दोनों में एक इतना आत्मीयता का भाव निर्मित होता है और यही हमारे राष्ट्र की धरोहर है। नैतिकता ये कहती है कि जो समाज से ज्यादा लाभ उठा रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाएं। मैं बनवासी कल्याण आश्रम को बधाई देना चाहता हूं। स्वर्गीय देशपांडे जी का स्मरण करना चाहता हूं। कल्याण आश्रम ने जनजाति क्षेत्र में लोगों की दशा सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, उपचार के लिए जो जो कदम उठाए ये बड़े सराहनीय हैं। कि वनवासियों का कल्याण ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन ये कल्याण करने का लक्ष्य इस तरह से पूरा होना चाहिए कि वनवासी भाइयों की पहचान बनी रहे, उनकी अस्मिता बनी रहे, उनकी विशेषता बनी रहे, प्रगति हो, मगर प्रगति के साथ जो अपना पुराना जो विचार की संपत्ति का हमारे पास ढेर है, उसमें किसी तरह का क्षय नहीं होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से हम ये काम कर सकेंगे। हम आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, हम वनवासियों का कल्याण भी चाहते हैं और उनको सशक्त भी करना चाहते हैं, सशक्तिकरण भी हम चाहते हैं। हमारी सारी शक्ति, हमारी सारी संपत्ति, हमारा सारा वैभव, ज्ञान, ये हमारी मातृभूमि की देन है। हमारा ये राष्ट्र निर्माण का कार्य निरपेक्ष भाव से किया गया यज्ञ है, जिसमें परिश्रम अपेक्षित है। छोटी सी मुस्कान या आपका छोटा सा सहयोग हमारा ध्येय पूरा करने में हमारी मदद कर सकता है। कौन आदि है, सब अनादि है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर है, मैं भारत का एक अविभाजित अंग हूँ। हम सब भारतवासी हैं। भारत के समृद्ध इतिहास का पन्ना हूँ। मैं सुसंस्कृत, संवेदना और प्रेम से संपन्न सामान्य मानव हूँ, जिसे आप जैसी ही प्रेरणाएं हैं, भय है तथा आशाएं हैं। उपेक्षितों की सेवा करने गिरी जंगल की ओर बढ़े, स्वजनों की अनुभूति जगाने समरसता के भाव उठे। नहीं प्रबोधन मिटा सकेंगे, राष्ट्र शक्ति साकार बने, देश धर्म पर अविचल निष्ठा झंझा में भी अड़िग रहे। भाषा कितनी भूषा न्यारी, भाषा कितनी भूषा न्यारी, फिर भी भारतवासी है। पुरखे सबके खून एक है,
नगर ग्राम वनवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं। कौन आदि है सब अनादि है, कौन आदि है सब अनादि है, हम सब भारतवासी हैं। पुरखे सबके खून एक है, नगर ग्राम वनवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं। भारतवर्ष के विभिन्न जनजातियों का जीवन